गोल्ड सिल्वर की जो चमक थी वो वापस से धीरे धीरे लौटती दिख रही है जब से केविन वॉर्श साहब का बयान आया है कि वो ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर वो अर्जेंसी उनको अभी नहीं दिख रही है। और साथ साथ यूएस की जो जून महीने की जॉब रिपोर्ट आई है वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। उसके बाद भी लग रही कि हो सकता है कि ब्याज दरें बढ़ाने की जो बात चल रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें डिले हो या कम बढ़ोतरी हो या ना भी हो, इस तरह की भी बातें होने लगी। गोल्ड सिल्वर को उसका सीधा फायदा भी मिलता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंस गुरु हैं शरद कोहली जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। सर, आमतौर पे हम म्यूचुअल फंड टैक्स के बारे में आपसे काफ़ी बातचीत की है, लेकिन गोल्ड सिल्वर पे मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च आपकी सुनी है, तो मैंने सोचा आज गोल्ड सिल्वर पे आपसे बात की जाए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा गोल्ड देखते हैं, गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं। सर, जो नए हालात बन रहे हैं, जो नया सिनेरियो बन रहा है, उसको लेकर आपकी एनालिसिस क्या है गोल्ड पर? देखिए, गोल्ड ने $4,000 से भी नीचे का कीमत देखा हाल में ही, पिछले हफ्ते। बल्कि अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो 1,38,000, 1,39,000, 1,40,000 और कहाँ 1,80,82,000 जो पीक पे गया था एक समय, वहां से करीब 40,45,000 की करेक्शन, बड़ी करेक्शन गोल्ड ने देखी। और लोग हिल गए क्योंकि लोगों को गिरने की बिल्कुल देखने की आदत नहीं थी इसको आज तक। और इतनी बड़ी गिरावट, करीब करीब आप लगाइए 7% जनवरी से जून तक नेगेटिव रिटर्न आ रहा था। तो लोगों ने सोचा भाई गोल्ड पे तो हमने सुना था कि हमेशा पॉजिटिव रिटर्न आता है, ये तो नेगेटिव रिटर्न आ गया। पर आई थिंक लोगों को मैं तो अपनी तरफ से लगातार ये समझा रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। कई बार पिक्चर में क्या होता है, इंटरवल होता है तो शुरू में पिक्चर काफी बेकार निकलती है मूवी। उसके बाद आप आगे कहते हैं यार इंटरवल से पहले की तो बेकार थी, पर इंटरवल से बाद की बड़ी अच्छी थी। तो वो फिर मूवी कैरी कर जाती है। तो कई बार इसका उल्टा भी होता है, यार मूवी इंटरवल से पहले की अच्छी थी, बाद की तो ऐसी जबरदस्ती घसीटा उन्होंने मूवी को, ऐसी कमेंट्स आपको। तो इसमें अभी मूवी बाकी है, 6 महीने बीचे हैं इस साल के। मैंने 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय 6 महीने तो 30 सितंबर को होते हैं वित्तीय वर्ष के, पर क्योंकि अमेरिका से इसकी प्राइस तय होती है, तो अमेरिका में हम जनवरी टू दिसंबर लेके चले तो अभी 6 महीने पूरे बीते हैं। अभी आज हम 3 जुलाई में हैं। तो एकदम से डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने की वजह से, उससे पहले युद्ध में बॉन्ड यील्ड ऊपर रही बहुत, और डॉलर इंडेक्स 101.5 पे पहुंच गया। जो लोग डॉलर इंडेक्स नहीं जानते बिजनेस 24 के, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 करेंसीज को मिला के डॉलर इंडेक्स बनता है। इसमें ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, यूरो, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर, इन 6 करेंसीज की एक बास्केट होती है। इसके अगेंस्ट डॉलर को तोला जाता है। वो 101.5 पे पहुंच गया था। कल रात को वो गिर के 101 से नीचे आया, 100.8 पे इस समय कहीं आसपास उसके चल रहा है। तो ये भी बता दूं आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर को, छोटी सी गिरावट भी इसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दूसरा, केविन वॉश जो नए नए चेयरमैन आए हैं फेड के, ट्रम्प के आदमी हैं। जेरोम पावल मई में रिटायर हुए, जो पिछले चेयरमैन थे, और उन्होंने एक गाइडेंस दे दी थी पीछे जब फेड की मीटिंग थी कि भाई अभी तो हम रेट नहीं चेंज कर रहे हैं, पर आने वाले बाकी के जो साल है, ये वाला साल, उसमें जरूर बढ़ोतरी हो सकती है 2-3 बार। तो उसको सुन के जो सट्टेबाज थे जो गोल्ड में काम करते हैं, कॉमेक्स में, कमोडिटी एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, उन्होंने तो फायदा उठाया उस स्टेटमेंट का। धड़ल्ले से उन्होंने बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स होते हैं, ऐसे कमोडिटी मार्केट में भी फ्यूचर्स होते हैं, उन्होंने दबादब फ्यूचर्स शॉर्ट करने शुरू किए, जिसकी वजह से कीमत गिर के $4,000 से नीचे चली गई, $3,900 के करीब जाने लगी। लोग डर गए। तो बहुत सारे लोगों ने 1,70,000 पे, 1,80,000 पे, 1,60,000 पे खरीदा हुआ था। उनको तो चिंता हो गई कि भाई ये क्या हो गया, ये तो जो है लेने के देने पड़ जाएंगे, घाटा हो जाएगा। पर मैं भी गोल्ड सिल्वर पे काफी बोलता हूं, तो मैं निरंतर इस बात को कह रहा था कि ये केवल स्पेकुलेशन है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं, साल में 1,000 टन गोल्ड खरीदते हैं, उन्होंने 1 किलो भी नहीं बेचा। तो मैं उनको ये कह रहा था कि आप जो है घबराने की जरूरत नहीं है, ये मात्र एक स्पेकुलेशन है जो वहां पर चल रही है, और स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स स्पॉट वॉल्यूम यानी फिजिकल वॉल्यूम से कहीं ज्यादा होती हैं। तो इस वजह से ये दबाव बन रहा है। और अमेरिका में कोशिश भी की जा रही थी गोल्ड को किसी तरह दबाया जाए, डॉलर की दादागिरी, डॉलर की वर्चस्व, डॉलर की सुपरमेसी, डॉलर की गुंडागर्दी चलती रहे दुनिया भर में। इस वजह से उन्होंने गोल्ड को थोड़ा सा दबाया हुआ था, और डॉलर को महंगा दिखाया जा रहा था। डॉलर को फॉरेक्स मार्केट में उसके ट्रेड लॉन्ग किए जा रहे थे, जिससे डॉलर मजबूत बना रहे, क्योंकि उनके इलेक्शन है नवंबर में। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमारे डॉलर का बोलबाला रहे दुनिया भर में।
पर अब जब केविन वॉश ने कमेंट किया कि भाई महंगाई शायद उतनी नहीं रहेगी, अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। एक तरफ वो सोने को दबाना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई अगर कम करते हैं तो सोना अपने आप बढ़ता है। तो जैसे ही महंगाई कम की खबर आई, रेट ना बढ़ाने की खबर आई, और 57,000 की जॉब, नॉन फार्म पेरोल्स कहते हैं, वो 1,10,000 की उम्मीद थी, वो कुल 57,000 आए। तो अब कनेक्शन क्या, लोग सोचते हैं भाई ये नॉन फार्म पेरोल्स या नौकरियां जो लगी उससे उससे सोने का क्या कनेक्शन है। तो ये भी मैं बता दूं, अगर नौकरियां कम लगेंगी तो लोगों को तनख्वाहें कम मिलेंगी, तनख्वाहें कम मिलेंगी तो सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो फेड को रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, और फेड को रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे तो सोना चांदी ऊपर जाएगा। इतनी दूर की रिश्तेदारी ये है नौकरियों की और सोने की। देखिए कहां से कहां जाके मेरे फूफा के फूफा के मामा के चाचा का लड़का वगैरह वगैरह, इस तरीके की रिश्तेदारी है, बहुत दूर की है, पर है तो है। सट्टेबाजों को तो कोई बहाना चाहिए होता है वहां पर। तो उन्होंने इसलिए आपको ये सुधार देखा, और सीधा वो जो $4,000 से नीचे था, इस समय अब हम बात कर रहे हैं तो $4,200 के आसपास जाने को है, करीब $4,180 के आसपास इस समय कीमत है। भारतीय रुपयों में ये 1,40,000 से नीचे पहुंच गया था, इस समय 1,47,000 के करीब है। मेरे सामने लाइव स्क्रीन चलता है, 1,47,000 के करीब ये पहुंच गया है। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है, नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करना क्या है कि महंगाई को उनको हटाना पड़ेगा, वरना उनको उनके रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं मिलने वाले। उनकी मेजोरिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में, जो दो उनकी हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती हैं, वहां पर HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट बोलते हैं, दोनों को मिला के वहाँ कांग्रेस बोलते हैं, हम लोग उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो उनको अपनी मेजोरिटी नहीं गंवानी रिपब्लिकन्स की, तो उनको ये राष्ट्रपति तो बने रहेंगे इसके बाद भी, पर उनकी मेजोरिटी चली जाएगी, उनको निर्णय लेने में दिक्कत होगी। बल्कि उनको तो ये भी खतरा लग रहा है मुझे कहीं इम्पीच ना कर दिया जाए, मुझे निकाल ना दिया जाए। तो इसलिए पूरी कोशिश, भरपूर प्रयास करेंगे कि महंगाई को अमेरिका में कम किया जाए। तो इसलिए मुझे मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है। इस साल लोगों को जल्दबाजी में कोई निर्णय, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। ओके सर, मैं आगे चाइना या दूसरे फैक्टर की बात आगे करूंगा आपसे, लेकिन एक सवाल और, क्या जो वहाँ पे रीवैल्यूएशंस की बात हो रही थी, यूएस में जो गोल्ड रिजर्व है उनके फोर्ट नॉक्स में रखे हुए, क्या वापस से इस तरह की कोई चर्चा या इस तरह की सुगबुगाहट आपको भी लग रही है क्या कि आगे रीवैल्यूएशंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के उनके डेट लेवल हैं यूएस के? करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत पुराना रखा हुआ गोल्ड है, और पुरानी कीमतों को, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि जिस कीमत पे उन्होंने जब जब लिया था तब तब की वैल्यूएशन है। कुछ $3,000 पे लिया हुआ है, कोई $2,000 पे लिया हुआ है, कोई $1,000 पे भी लिया हुआ है, कोई बहुत पुराना रखा हुआ है, $500 का ऐसा सुनने में आया, $500 प्रति आउंस का भी रखा हुआ है। तो जब वहां से आज कीमत 7-8 गुना हो गई है, किसी की 3 गुना हो गई है, कोई किसी किसी लॉट की कितनी हो गई है, तो उनको वैल्यूएशन करने में फायदा ये होगा कि अमेरिका की जो इस समय बिगड़ी हुई बैलेंस शीट है, $40 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्ज हो चुका है, और हर दूसरे तीसरे महीने उसमें $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है, ब्याज और सर्विसिंग सब मिला के। तो उनकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, और चाहेंगे कि बैलेंस शीट भी सुधरे, तो गोल्ड रिवैल्यूएशन अगर करते हैं तो उनकी बैलेंस शीट में सुधार देखा जा सकता है। बिल्कुल ये कोई हैरानी नहीं होगी मुझे अगर वहां पर वो लोग इसका रिवैल्यूएशन करते हैं तो। ओके, दूसरा एक और सवाल सर, डी डॉलराइजेशन जैसी थीम और नैरेटिव भी बनाए जा रहे थे, क्या लग रहा है कि अभी भी कोशिश है, और सेंट्रल बैंकों का रुख क्या रह सकता है गोल्ड जो उनकी लगातार बाइंग चल रही है पिछले कुछ समय से? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को पता है कि दुनिया भर के देश, उनके जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, जिसमें भर भर के देशों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी ने $200 बिलियन, किसी ने $300 बिलियन, किसी ने $600 बिलियन। एक देश तो ऐसा भी है, मैं अभी नाम नहीं लेता हूं क्योंकि फिगर्स जब तक पूरी तरह से उस कंट्री से रैटिफाइड नहीं होती, $800 बिलियन तक एक देश ने निवेश किया हुआ था। तो धीरे धीरे पिछले 2 सितंबर 22 के बाद से आज करीब करीब 3 साल होने को आ रहे हैं, उन्होंने लगातार सोना बेच के और हर साल 1,000 ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच के हर साल 1,000 टन गोल्ड खरीदा है ऑन एन एवरेज। 1,000 टन, आप सोचिए, सेंट्रल बैंक्स ने सबको मिला ले हम खरीदा कहां से, उन्होंने यूएस के ट्रेजरी बेचा। तो इसका मतलब वो डॉलर एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं और सोने को अपने भंडार में बढ़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आगे यूएस जो है विश्वास पात्र नहीं है, यूएस का डॉलर विश्वास पात्र नहीं है, जो रिटर्न्स पहले देता था वो उतने रिटर्न नहीं देगा। तो डी डॉलराइजेशन, बहुत बहुत भरसक प्रयास दुनिया भर में चल रहे हैं कि डॉलर के चंगुल से अपने आप को निकाला जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया की जो आर्थिक समस्या है उसकी जड़ में डॉलर है। प्रधानमंत्री जी को 7 बातें बोलनी पड़ी आके मई के फर्स्ट वीक में। क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि हमारा डॉलर का भंडार
विदेशी मुद्रा का वो बहुत जल्दी समाप्त हो रहा था। शायद प्रधानमंत्री जी को ना बोलनी पड़ती अगर हम डॉलर पे इतना ज्यादा दबदबा डॉलर का ना होता। और ये खाली भारत में हाल नहीं है, बहुत सारी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इवन यूरोप, वो भी डॉलर के चंगुल में है। तो इस डॉलर के चंगुल से देश अपने आप को निकालना चाहते हैं, हम वो आजाद होना चाहते हैं। मैं इसको इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन कहता हूं। आर्थिक कॉलोनाइजेशन थी जब ब्रिटिशर्स दुनिया भर पे रूल करते थे। कल अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। अमेरिका कल अपना 250वां ढाई स्वतंत्रता सौ दिवस जी। मनाना जा रहा है। 1776 में ब्रिटिश का राज था वहां पर, जैसे भारत पर था। 250 साल पहले वो उनके राज से स्वतंत्र हुए थे, जैसे भारत 1947 में हुआ था। तो ये कॉलोनाइजेशन बोलते हैं इसको। कहते हैं कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। अमेरिका को अंग्रेजी दी तो इन ब्रिटिशर्स ने दी। अमेरिका के वहां तो ट्राइबल्स रहते थे, वहां तो आदिवासी लोग रहते थे। तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे जैसे पहले कॉलोनाइजेशन होता था, ऐसे अब डॉलर का कॉलोनाइजेशन दुनिया भर में है। तो मुझे लगता है इस डॉलर कॉलोनाइजेशन से दुनिया अब निकलना चाहती है, अपने आप को आजाद करना चाहती है। और जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको सोने चांदी की कीमत जो है वो ऊपर जाती दिखेगी, क्योंकि डॉलर के बाद केवल और केवल सोना ही ऐसी चीज है जो एक मेजर ऑफ वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, जो आलू टमाटर की तरह आपको किसी भी देश में मिल जाएगा। कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं से खरीद सकते हैं। आलू टमाटर आप किसी भी दुनिया, मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, एक बार नहीं कई बार। और आलू टमाटर आपको शायद ही कोई, मैंने देश देखा, कोई देश देखा ही नहीं जहां आलू टमाटर ना मिलते हो। तो ये सोना जो है आलू टमाटर है, किसी भी देश में खरीद लें, बेच लें, वहां आपको मिल जाएगा। डॉलर भी करीब 60-70% दुनिया के हिस्से में आप कहीं भी खरीद लें, बेच लें, वो मिल जाता है। तो इसके बाद सोना ही ऐसी चीज है जो कि इसको कम्पीट कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को इसका इस बात को पता है, इसीलिए वो डॉलर को दबाना चाह रहे हैं, सॉरी, सोने को दबाना चाह रहे हैं, डॉलर को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। उनको डर है कि ये डॉलर जो है, इसका राज्य, इसका साम्राज्य अगर मैं कहूं, दुनिया भर से समाप्त होने वाला है। और वो कोशिश कर रहे हैं इस समाप्ति को जितना डिले कर सकें वो कर रहे हैं। और जब तक वो डिले करते रहेंगे तब तक सोना चांदी एक एक रेंज में रहेंगे। जिस दिन उनका ये प्रयास विफल हो गया, नाकामयाब रहा, अनसक्सेसफुल रहा, उस दिन आपको सोना चांदी, आप जिस कमरे में बैठे हैं पीछे क्रोमा लगा के, उसकी छत को फाड़ता हुआ दिखाई देगा। सर, इस ऐसे समय में चाइना का क्या रोल है गोल्ड को लेकर? उनका नजरिया क्या है? उनकी बाइंग किस तरह की हो रही है? वहां के सेंट्रल बैंक तो लगातार बाइंग कर ही रहे, बीच बीच में एक आध महीने स्टॉप होता है, लेकिन लगातार बाइंग देखने को मिल रही थी। तो उनका रोल क्या होगा आगे, और उसका गोल्ड पर क्या असर होगा? चाइना जो है बहुत शातिर है। चाइना बहुत दूर की सोचता है। जिस प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना ने अपनी अपनी पकड़ बना ली और दुनिया को वो नाच नचा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, अमेरिका तक को उसने नाच नचा दिया रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक के। इसी प्रकार चाइना गोल्ड को चुपचाप इकट्ठा कर रहा है, सरकारी लेवल पर भी। और 1,000 टन का चाइना अकेले ने गोल्ड अलग से खरीदा है और किसी को बताया भी नहीं। जो चाइना का पीबीओसी है, जिसको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना कहते हैं, वो भी ले रहा है और रिटेल बिक्री भी बहुत चल रही है। तो चाइना धीरे धीरे, और चाइना चाहता है कि उसकी जो करेंसी है युआन, उसको वो गोल्ड बैक करते, यानी कि गोल्ड की बैकिंग हो। और 1971 से पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, रिचर्ड निक्सन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो डॉलर का दबदबा इतना नहीं था। पर जब से वो आए, उन्होंने डॉलर को इतना प्रचलित कर दिया, पेट्रो डॉलर जीसीसी में लेकर आए, सारा क्रूड ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसा लग रहा है कि वापस आ सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का अर्थ ये होता है कि जिस देश के पास जितना गोल्ड है, उसकी करेंसी उतनी स्ट्रांग होती है। आज तो करेंसी नापी जाती है डॉलर से, कि डॉलर के मुकाबले कितना है, भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कितना है, ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले कितना है, यूरो डॉलर के मुकाबले कितना है। डॉलर एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना है। उसके बाद गोल्ड पैमाना बन जाएगा करेंसी को नापने का। तो ये चाइना कर रहा है, और चाइना ने अपनी मंशा बड़ी क्लियर कर दी है। चाइना डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है। ना चाइना के पास मेटा है, ना चाइना के पास गूगल है, ना चाइना के पास अमेजोन है। अमेरिका की कोई चीज वहां इस्तेमाल नहीं की जाती है, व्हाट्सएप भी नहीं चलता है आप चाइना जाए तो चाइना मुझे लग रहा है लीडर बनेगा इस गोल्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसको ऊपर ले जाने में। चाइना ही लीडर मुझे लगता है बनेगा डी डॉलराइजेशन की जो पूरी मुहिम है उसमें। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ वर्षों में। ओके सर, गोल्ड के भाव अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है कहाँ तक जाते दिख रहे हैं, और क्यों वहां तक जा सकते हैं? उसके पीछे ट्रिगर क्या होंगे? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो भाव प्रेडिक्ट करें और आपके थंबनेल पे हेडलाइन बना दें कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा गोल्ड $35,000, शरद कोहली ने कहा डॉलर गोल्ड जो है $10,000। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि गोल्ड का भविष्य बहुत उज्जवल है। और क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इसको लगातार खरीद रहे हैं और भर भर के खरीद रहे हैं,
और ये सीमित मात्रा में धरती में उपलब्ध है। 80,000 टन कुल है, अब धरती में बचा है। 5,000 टन के करीब हर साल इसकी माइनिंग करी जाती है। 15-17 साल में खत्म हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, देव धातु है। अनलेस की कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए समुद्र के नीचे जो गोल्ड पड़ा है उसको निकालने का, जो अभी कोई संभावना उसकी नहीं नजर आ रही। तो इसलिए मुझे बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेनी चाहिए, और लेनी पड़ेगी। हम लोग बैठ के खाली एक एनालिसिस कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जो व्यक्ति 2 से 5 साल तक इसको रखेगा और थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेगा, वो व्यक्ति की कल को बल्ले बल्ले हो सकती है। ओके, चलिए, तो एक मुकम्मल राय आपने दे दिया, बहुत ही आसान भाषा में ग्राउंड पर जाके आप लोगों को समझा रहे हैं, एक छोटी छोटी बातें जो हम लोग भी, एक एंकर को भी सीखने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी नए इन्वेस्टर्स को भी जोड़ सके। नहीं तो जो लोग देखते आ रहे हैं उन्हीं को आप सिर्फ उनको ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नए लोगों को भी जोड़ना है। इसलिए इस तरह की चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए शुक्रिया करेंगे। और चांदी की अब बात कर लेते हैं सर। चांदी का आउटलुक कैसा दिख रहा है? चांदी को लेकर जिस तरह से नैरेटिव हमने देखा था, जनवरी 2026 तक बने थे, इंडस्ट्रियल डिमांड की स्टोरी, अलग अलग थीम की, ग्रीन एनर्जी, सोलर, यहाँ से डिमांड निकल के आ रही है। लेकिन आपको लग रहा है क्या कि इंडस्ट्री उस भाव पर भी खरीद रहे थे, या उनकी हेजिंग तो 6 महीने पहले हो जाती है? वो तो पता चला कि $40-50 के आसपास की उनकी पोजीशन लॉक हो चुकी होगी और भाव $121 तक चले गए। तो चांदी पर आपका नजरिया क्या है सर? चांदी के लिए मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। चांदी सोने की छोटी बहन है। और क्या होता है कि बहन में अपने मायके के संस्कार तो होते ही हैं। तो अभी तो चांदी जो है बिल्कुल अपने भाई के, अपने मायके की तरह बिहेव कर रही है। सोना ऊपर जाता है ऊपर जाती है, नीचे जाता है नीचे जाती है। पर चांदी जो है शादीशुदा है। शादीशुदा इसलिए कि चांदी की शादी इंडस्ट्री से भी हुई हुई है। तो इंडस्ट्री में एआई डेटा इक्विपमेंट आता है, सेमीकंडक्टर्स आता है, और उसमें उसमें सोलर सेल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज आती हैं। 55% चांदी जो है, यानी कि 55% अब वो चांदी अपने ससुराल की हो चुकी है। केवल 45% वो अपने मायके की रह गई है। तो उसमें अब धीरे धीरे उसमें अपने ससुराल के संस्कार ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए चांदी आने वाले समय में अपने मायके की तरह बिहेव नहीं करेगी, यानी कि सोने के पीछे पीछे नहीं चलेगी। वो हो सकता है अपने ससुराल की डिमांड की तरह बिहेव करने लगे। तो इसलिए फिलहाल तो चांदी कदम से कदम मिला के आगे पीछे गोल्ड की तरह चल रही है, अपने बड़े भाई की तरह, आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। पर जैसे जैसे इन तीनों चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चांदी मुझे लग रहा है सोने से भी ज्यादा रिटर्न दे सकती है। पर चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि चांदी में सट्टेबाजी सोने से भी ज्यादा होती है, क्योंकि चांदी सस्ती है। जहां वो 10 ग्राम का आता है चांदी, जो है आपको 2,30,40,000 रुपए की 1 किलो मिल जाती है। सोना जो है 1,47,000 रुपए का 10 ग्राम आता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी सट्टेबाजी उसमें होती है वॉल्यूम वाइज। तो इसलिए चांदी में मुझे लग रहा है, पर चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत है। जो लोगों के दिल की धड़कन बहुत जल्दी तेज नहीं होती है, वो लोग चांदी में भी निवेश कर सकते हैं। अगर दिल के मरीज हैं तो चांदी से दूर रहें। ओके, तो चंचल काफ़ी होती है चांदी, तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत मायने करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के नज़रिया से देखते हैं तो लॉन्ग टर्म की तो बात ही अलग है। सर, चांदी को लेकर जिस तरह से बीच में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला था कि यूएस के नेशनल प्लान में शामिल है, क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में जैसे चाइना ने शामिल किया था, एक्सपोर्ट के कर्व कर रहे थे, क्या लग रहा है सर चांदी को लेकर अब नज़रिया क्या इन देशों का बदला है कि अभी भी प्रोटेक्शनिज्म की जो स्ट्रैटेजी थी वो अभी भी चल रही है? क्या चल रही है, क्योंकि एआई डेटा इक्विपमेंट अमेरिका में भर भर के जरूरत पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला है ही अमेरिका की, अगर मैं टेस्ला की बात करूं तो। और सेमीकंडक्टर्स में भी अमेरिका अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है निविडिया बहुत बड़ा नाम है इस समय अमेरिका में। और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे भी अमेरिका में बहुत काम होता है, चाइना में भी होता है। तो जितने भी सिल्वर के यूसेज हैं वो अमेरिका में बहुत है। कुछ मुझे ऐसा पता लगा है कि वहां का जो डिफेंस इक्विपमेंट है, खासकर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस इक्विपमेंट है, रेडार्स हैं और भी पेंटागन जो यूज करता है, उन सब में भी चांदी का रेयर अर्थ मिनरल के अलावा प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका में चांदी की डिमांड है। चांदी को अमेरिका भी इकट्ठा कर रहा है और चांदी को चाइना भी इकट्ठा कर रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। आपको मैं ये भी बता दूं कि साल में 5,000 टन चांदी की शॉर्टेज है। जितनी चांदी जरूरत पड़ती है उससे 5,000 टन, 25,000 टन के करीब साल में प्रोड्यूस की जाती है। पेरू साउथ अमेरिका में एक देश है जिसके पास सबसे ज्यादा चांदी के रिजर्व्स हैं। करीब 1,47,000 टन के वहां रिजर्व माने जाते हैं। पेरू एक छोटा सा देश है, कुछ लोग उसको यहाँ पेरू बोलते हैं, PERU, पर वो पेरू नहीं होता, पेरू होता है। तो उसके पास सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। अमेरिका और चाइना दोनों भर भर के चांदी इकट्ठा कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ हमारे और हमको जो इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो अमेरिका और चाइना से कुछ उनको क्लू मिल रहा है, तो अगर आप भी थोड़ी थोड़ी करके रखने की जगह अच्छी है आपके पास, या ईटीएफ्स के माध्यम से या चांदी के म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के आप इकट्ठा कर सकते हैं। ओके सर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप टाइम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वक्त तो मैंने नहीं ले लिया। लेकिन सर, गोल्ड या सिल्वर एलोकेशन, अगर इसी का अगर पोर्टफोलियो किसी को बनाना है, बाकी चीज़ें हम साइड में रख देते हैं, तो कितना गोल्ड में होना चाहिए, कितना चांदी में? डिपेंड करता है आपका दिल कितना मजबूत है। अगर आपका दिल जवान है, बहुत मजबूत है, और दिल की धड़कन बहुत जल्दी तेज नहीं होती है, और कोई आर्टरी हार्ट की क्लॉग्ड नहीं है, कोई स्टेंट नहीं लगा हुआ है, और कोई बाईपास नहीं हुआ है, तो आप 60% चांदी और 40% गोल्ड रख सकते हैं। परंतु अगर आप दिल की धड़कन बढ़ने से चिंता करते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं ईसीजी करवा के आइए, या कोई स्टेंट डला हुआ है, या कोई आर्टरी ब्लॉक्ड है, तो फिर आपको 80% गोल्ड 20% चांदी रखनी चाहिए। आज तो सर बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने इतने काफ़ी इंटरव्यूज़ आपके किए हैं, लेकिन आज सबसे अच्छा लग रहा था। लेकिन चलिए, आपको और भी कहीं जाना है, इसी नोट पर आपका शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गोल्ड और सिल्वर पे गोल्डन एडवाइस दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।